India Legal presents Courts Roundup. इसरो के वैज्ञानिक नबी नारायणन को झूठी जासूसी मामले में फंसाने और प्रताड़ना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीके जैन के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी द्वारा दर्ज रिपोर्ट को मुकदमे का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कर चुके सीबीआई को और भी तथ्य जुटाने की जरूरत है। उधर केरल उच्च न्यायालय ने 2 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने आदेश दिया कि उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 50,000 रुपए के बॉन्ड के निष्पादन पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुख्यात जासूसी मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायणन के खिलाफ साजिश के कोण पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आगे बढ़ने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि वो इस मामले में जांच पूरी कर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जब प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है तो कानून अपना काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई अपनी जांच करे और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ये जांच कानूनी कार्रवाई अपनी एफआईआर और जांच के आधार पर। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस खन्ना की पीठ ने कहा कि सीबीआई केवल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकती। उन्हें जांच करनी है, सामग्री एकत्र करनी है और फिर कानून के अनुसार आगे बढ़ना है। अंततः जांच की जाएगी, रिपोर्ट आपके अभियोजन का आधार नहीं हो सकती। पीठ ने सुनवाई के दौरान ये बात तब कही जब एक आरोपी की ओर से पेश हुए एक वकील ने अनुरोध किया कि समिति की रिपोर्ट उनके साथ साझा की जाए, क्योंकि सीबीआई ने इस पर बहुत भरोसा किया है। रिपोर्ट पर कुछ भी चालू नहीं होगा। रिपोर्ट केवल एक प्रारंभिक जानकारी है, अंततः सीबीआई जांच करेगी जिसके परिणाम होंगे। शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी की रिपोर्ट का सार है। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन इसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया, जिस पर मेहता ने कहा कि मामले में दर्ज प्राथमिकी संबंधित अदालत में दायर की गई है और अगर अदालत अनुमति देती है तो इसे दिन के दौरान वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। हाल ही में इसरो के पूर्व विज्ञानी नबी नारायण ने केरल की एक अदालत को बताया था कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को बताया था कि उन्हें 1994 के जासूसी मामले में फंसाने के पीछे अमेरिका का हाथ था। इस साल 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को न्यायमूर्ति डीके जैन द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की सामग्री के आधार पर आगे की कार्रवाई पर कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया था। उसके बाद सीबीआई ने केरल पुलिस के कुछ अधिकारियों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं की अवैध भंडारण के मामले में सांसद गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संस्था के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई रोकने से मना कर दिया। जजों ने कहा कि जब लोग दवाओं के लिए परेशान थे तब मदद के नाम पर ऐसा करना गलत था। कोर्ट ने यह भी कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन खुद को मामले में पक्ष बनाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दे और वहीं पर अपनी बात रखे। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से वर्तमान भाजपा सांसद गौतम गंभीर की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा कोविड-19 दवाओं की कथित जमाखोरी की जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक कोविड-19 दवाओं के वितरण को अस्वीकार करते हुए मौखिक टिप्पणियां की और कहा कि जब जरूरी दवाओं की कमी थी, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, मुंहमांगी कीमत चुका रहे थे, तभी एक संस्था आती है और कहती है कि वो दवा बांटेगी। वो संस्था एक हॉस्पिटल से सांठगांठ करके दवा जमा करना शुरू कर देती है, जबकि उसके पास दवा रखने और बांटने का कोई लाइसेंस नहीं। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौतम गंभीर फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासुदेव ने ये दलील दी थी कि याचिकाकर्ता लोगों की सेवा कर रही हैं। उसने पीठ ने उसे स्वीकार नहीं किया। याचिकाकर्ता ने जजों से निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की प्रार्थना की, लेकिन जजों ने इससे भी मना कर दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता खुद को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में शामिल करे और वहां अपनी दलीलें रखें। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मददगार के रूप में दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की लोगों की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए। मामले में राहत मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गंभीर और उनकी संस्था को निराशा हाथ लगी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह के बेंच ने कहा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा विचारणीय बात यही है कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट में आवेदन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देने की जरूरत नहीं समझता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जमाखोरी और अवैध रूप से कोविड-19 दवाओं के वितरण मामले में ड्रग कंट्रोलर को जांच की इजाजत दी थी। गौतम गंभीर फाउंडेशन इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27B2 के साथ धारा 18C का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए 8 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई गई थी। ड्रग कंट्रोलर विभाग ने अपने आदेश में कानून के उल्लंघन को लेकर 14 से 23 जुलाई तक फाउंडेशन को दवा बेचने वाले डीलर्स के लाइसेंस भी रद्द कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता को याचिका की कॉपी केंद्र को देने के निर्देश दिए गए। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के समन को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगानी जानी चाहिए। दरअसल पीएमएलए से जुड़े कई अन्य मामलों के साथ ही अनिल देशमुख की भी याचिका पर सुनवाई हो रही है और इसमें पीएमएलए के तहत ईडी को गिरफ्तार करने की शक्ति देने वाली धारा को चुनौती दी गई। ईडी ने अनिल देशमुख को समन भेजकर उनको 5 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। अनिल देशमुख को ईडी की ओर से अब तक 3 समन जारी किए जा चुके हैं और वे पहले 2 समन पर ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। देशमुख के पत्र लिखकर ईडी को कहा था कि उनकी उम्र 72 साल है और वो कई बीमारियों से ग्रसित है। कोरोना के चलते उन्हें और भी ज्यादा एहतियात रखनी होती है और उन्होंने ईडी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दर्ज करने का आग्रह किया था। हालांकि इसे ईडी ने स्वीकार न कर तीसरा समन उनको भेजा जिसमें उनको 5 जुलाई को बुलाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को भी ईडी ने समन भेजकर 6 जुलाई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच बाबा रामदेव द्वारा अपने बयान से एलोपैथी के खिलाफ कथित रूप से गलत सूचना फैलाने के खिलाफ 7 डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक स्थगित कर दी और ये स्थगन उस समय हुआ जब मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति हरिशंकर एक दिन के लिए छुट्टी पर थे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि योग गुरु बाबा रामदेव गलत सूचना फैलाकर बड़े पैमाने पर जनता को गलत बयान दे रहे हैं और एलोपैथी कोविड-19 मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही एलोपैथी दवाओं का इस्तेमाल करने की सलाह देने वाले डॉक्टर उन लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं जो कोविड-19 के बीच मर रहे थे और उन्हें याचिका निम्नलिखित एसोसिएशन द्वारा याचिका दायर की गई। ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 3 रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर्स का संघ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और साथ ही रिसर्च, चंडीगढ़ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ, तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, हैदराबाद, पंजाब के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन। याचिका में यह भी कहा गया है कि बाबा रामदेव ने केवल एलोपैथिक उपचार बल्कि अन्य कोविड-19 वैक्सीन की प्रभावशीलता के संबंध में भी लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहे थे। इसके अलावा यह माना गया है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते रामदेव के बयान बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह उन्हें एलोपैथी उपचार का विकल्प चुनने से विचलित कर सकते हैं, जो कि सरकार द्वारा भी स्वास्थ्य देखभाल के एक मानक के रूप में निर्धारित चिकित्सा पद्धति है। 19 जुलाई को ही पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वकील को बाबा रामदेव द्वारा फैलाई जा रही कथित गलत सूचना के बारे में वीडियो रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोहराया कि एक वरिष्ठ नागरिक के अपने घर में विशेष रूप से रहने के अधिकार और यदि आवश्यक हो तो अपने बेटे और बहू को बेदखल करने के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत देखा जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में 12 जुलाई 2021 के एक पूर्व आदेश के तहत ताहिरपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ताओं के परिसर से बेटे और बहू को बाहर ले जाएं ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि वृद्ध नागरिकों की भलाई हो सके और इसका अनुपालन किया गया। और उसके बाद न्यायालय ने कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां की। न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि कानून अच्छी तरीके से स्थापित है कि एक वरिष्ठ नागरिक के घर में रहने वाले बच्चे और उनके पति सबसे अच्छे लाइसेंसधारी हैं और अगर वरिष्ठ नागरिक ने बच्चों और उनके परिवारों के साथ रहने से इनकार कर दिया तो इसके बाद वरिष्ठ नागरिक के निवास पर रहने का ऐसा लाइसेंस समाप्त हो जाता है। कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले मुद्दे में ये
ये भी बाकायदा जिक्र था कि क्या माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता वरिष्ठ नागरिकों यानी कि याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय के अपने रिट अधिकार क्षेत्र में दरवाजा खटखटाने से रोकती है। खंडपीठ ने इस पर कहा कि चूंकि एक वरिष्ठ नागरिक का अपने घर में विशेष रूप से रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन की मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आता है, तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को 2007 अधिनियम के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक उपचार के विकल्प का सहारा लेने के लिए मजबूर करना अन्याय होगा। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए अधिवक्ता आदर्श कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श जी, वरिष्ठ नागरिकों को अपने घर में रहने के अधिकार पर अदालत ने क्या व्यवस्था दी है? ने कहा है कि एक राज्य जो अपने वृद्ध और दुर्लभ नागरिकों की देखभाल नहीं कर सकता है, उसे पूर्ण सभ्यता प्राप्त नहीं माना जा सकता है। वहीं न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा है कि कानूनी अच्छी तरह से स्थापित है कि एक वरिष्ठ नागरिक के घर में रहने वाले बच्चे और उनके पति सबसे अच्छे लाइसेंसधारी हैं, और अगर वरिष्ठ नागरिक ने बच्चों अपने उनके परिवारों के साथ रहने से इनकार कर दिया है तो इसके बाद वरिष्ठ नागरिक के निवास पर रहने का ऐसा लाइसेंस समाप्त हो जाता है। के आगे खंडपीठ ने इस पर कहा है कि चूंकि एक वरिष्ठ नागरिक का अपने घर पर विशेष रूप से रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आता है, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को 2007 अधिनियम के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक उपचार के लिए विकल्प का सहारा लेने के लिए मजबूर करना अन्याय होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाले कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वे निश्चित न रहें या अपने बच्चों या रिश्तेदारों की दया पर न रहें। समान रूप से PWDB अधिनियम 2005 के उद्देश्य को वैधानिक व्याख्या की दृष्टि से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों विधानों के सेटों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन आदर्श जी, यहाँ पर जो बाकायदा आपने अभी पूरी टिप्पणी बताई कोर्ट की, उस बाबत एक और लाइन लिखी हुई थी कि अगर वरिष्ठ जो व्यक्ति है वो अपने घर में नहीं रहता है तो बाकी जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनका लाइसेंस स्वतः समाप्त हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसे थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे? जी, इसमें ये कहा गया है कि अगर अच्छी तरह से मतलब कोई नागरिक अपने घर से रहने से मतलब वंचित हो जाता है तो उनके जो पति हैं या अपने बच्चों से वो लाइसेंसदारी से मतलब वहां से रहने के लिए निरस्त हो जाते हैं। वहीं अगर वरिष्ठ नागरिक बच्चों उनके परिवारों के साथ रहने से इनकार कर देता है तो इसके बाद वरिष्ठ नागरिक निवास पर रहने का ऐसा लाइसेंस मतलब समाप्त हो जाता है, अगर वो अपनी इच्छा से इनकार कर देते हैं रहने से। ठीक है, यानी कि अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति है वो ये कहता है कि मैं अपने घर में अपने परिवार के इन सदस्यों के साथ नहीं रह सकता, तो ऐसे में क्या उस घर पर अधिकार उस वरिष्ठ व्यक्ति का सिद्ध है? और साथ ही जिन लोगों के साथ वो रह रहा था, क्या उनका अधिकार पूरी तरीके से निरस्त हो जाता है? जी जी जी, ये पूरा एक रहेगा। तो इस बाबत क्या व्यवस्था की गई है बाकायदा? अगर वरिष्ठ व्यक्ति को घर में रहना है अपने परिवार के साथ, तो इस बाबत क्या व्यवस्था की गई है कि कौन कौन से बिंदु है जिन पर खासतौर पे काम करने की जरूरत है, जिसके चलते जो उसके लाइसेंसधारी सदस्य हैं उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और साथ ही वरिष्ठ व्यक्ति को भी कोई परेशानी ना हो? जी, इसमें वही क्या अधिनियम PWDB अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की वैधानिक व्याख्या की गई है, जो कोर्ट ने इसमें कहा गया है, जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं अधिनियम PWD 2005 के उद्देश्य वैधानिक व्याख्या से, जो इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये दोनों विधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझा जाता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी हमसे जुड़ने के लिए। एसिड अटैक को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया। कोर्ट ने कहा कि महिला पर एसिड अटैक पूरे सभ्य समाज के लिए किया गया अपराध है। मामला शादी का प्रपोजल ठुकराने को लेकर तेजाब फेंकने का है और मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 लाख जुर्माने की सजा बरकरार रखी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एसिड अटैक मामले पर सख्ती दिखाई है और दोषी पर किसी भी तरह के रहम दिखाने से मना कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एसिड अटैक बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ एक अपराध है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सबसे पोषित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति बी श्रीशानंद की खंडपीठ ने एक ठुकराए हुए
प्रेमी महेशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 326(a) के तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा कथित तेजाब हमला केवल इस आधार पर किया गया था कि उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके माता पिता ने सहमति नहीं दी थी। आरोपी पीड़िता को अपना गुलाम नहीं मान सकता है और न ही उसके चेहरे और शरीर पर तेजाब डाल सकता है। आरोपी की क्रूरता ने इस कोर्ट की चेतना को झकझोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के तहत जीवन के अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा करना राज्य का मौलिक कर्तव्य है। महिला पर एसिड अटैक पूरे सभ्य समाज के खिलाफ किया गया अपराध है। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय को उचित सजा देने पर विचार करते समय केवल अपराधी के अधिकारों को ही नहीं बल्कि अपराध के शिकार और समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए और पीड़ित को इसका दुख जीवन भर भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आरोपी किसी भी तरह की नरमी या दया का हकदार नहीं है। जब एक महिला के चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है तो उससे केवल शारीरिक चोट नहीं लगती बल्कि इससे एक चिरस्थायी शर्म की गहरी भावना बन जाती है। उसे अपना चेहरा समाज के सामने छिपाना पड़ता है। अदालत ने भारत में तेजाब हमले के मामले की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की है और कहा कि पिछले एक दशक में भारत में विशेष रूप से महिलाओं पर एसिड हमलों की खतरनाक वृद्धि देखी जा रही है। एसिड हमले के मामलों की संख्या के संबंध राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि ये मामला आरोपी द्वारा किए गए असभ्य और हृदयहीन अपराध का एक उदाहरण है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस प्रकार का अपराध किसी भी प्रकार की क्षमादान के योग्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग का दुर्भाग्यपूर्ण मामला बताते हुए आरोपी द्वारा अपनी महिला मित्र के साथ कथित तौर पर देखे जाने पर एक युवा लड़की की बेरहमी से पिटाई करने और हत्या करने के 5 आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया। न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की खंडपीठ ने थाने के प्रभारी के खिलाफ भी जांच का निर्देश दिया। उन्होंने सीएचसी के एक डॉक्टर के चिकित्सा सलाह को आगे बढ़ाने के बजाय मृतक को पुलिस थाने में बंद रखा था। प्राथमिकी के अनुसार मृतक से आरोपी डी के साथ रिश्ते में था और जिसने उसे अपने गांव बुलाया था और वो साक्षी कैलाश और साथी ललित सिंह के साथ वहां गया और जब वो डी के साथ बैठा तो उसे ग्रामीण ने देखा और फिर उसकी पिटाई कर दी। मृतक का दोस्त कैलाश पूरी घटना का चश्मदीद गवाह है, जिसने स्पष्ट रूप से बताया कि उस तारीख को क्या हुआ था और जांच अधिकारी को बताया कि भीड़ जमा हो गई, उन्हें बेरहमी से पीटा गया। कुछ लोग घटना का वीडियो बना रहे थे जिसे कोर्ट रूम में भी चलाया गया और जब घटना का वीडियो गवाह कैलाश सिंह को दिखाया गया तो उसने प्रत्येक आवेदक की स्पष्ट पहचान की और जांच अधिकारी को इसके बारे में बताया। कथित तौर पर ग्रामीणों के एक समूह द्वारा उसे बेरहमी से पीटे जाने के बाद उसको पुलिस को सौंप दिया गया था। पुलिस ने उसका चिकित्सीय जांच किया लेकिन इलाज नहीं कराया और मामले की जांच करने के लिए भी नहीं गए। अदालत ने अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस पहलू पर गौर करने का निर्देश दिया कि कैसे और किसके डिवाइस से वीडियो क्लिपिंग प्राप्त की गई है और मामले की जांच किसी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए जो वैज्ञानिक साक्ष्य और उत्पादन के संग्रह से परिचित हो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपी की हिरासत को बरकरार रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को प्रशासनिक आदेश निर्देश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जस्टिस सुजा पॉल और जस्टिस अनिल वर्मा की खंडपीठ ने आगे कहा कि जरूरी नहीं है कि सरकारी अधिकारी के हर सोशल मीडिया पोस्ट को प्रशासनिक पदानुक्रम में देखा या पढ़ा जाए या उसका पालन किया जाए। आवेदक के वकील मुदित माहेश्वर ने राज्य के मुख्यमंत्री के विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत का आदेश पारित करते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत कार्य कर रहे थे। राज्य के मुख्यमंत्री अपनी राय व्यक्त कर रहे थे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों को एनएसए अधिनियम के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि महिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित हिरासत का आदेश मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट के निर्देश के तहत कार्य करने के समान है और यह आदेश उक्त पोस्ट के तहत किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक सोशल मीडिया पोस्ट और हिरासत के आदेश के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं हो जाता, ये नहीं कहा जा सकता कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के तहत काम किया है। न्यायालय ने इसके अलावा यह भी देखा कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के इसके द्वारा आवश्यक मापदंडों पर जांच की गई और यह पाया गया कि उसने कानून के अनुसार अपने विवेक का इस्तेमाल किया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता का यह तर्क विफल होना चाहिए।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत जानबूझकर अपने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए तथ्यों का खुलासा करने में विफल रही। अख्तर की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा कुंवर ने प्रस्तुत किया कि रनौत द्वारा किया गया बयान के 2 प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाले किसी भी अदालत में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं। न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जमादार की खंडपीठ ने हालांकि कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि अगर अदालतें इस तरह के एक हस्तक्षेप की अनुमति देती हैं तो वैसे ही हस्तक्षेप के आवेदनों से भर जाएंगे। न्यायमूर्ति शिंदे ने टिप्पणी की कि हम आपको नहीं सुनेंगे, आपको अदालत को संबोधित करने का कोई अधिकार नहीं। अगर हम इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं तो 100 आवेदन तैयार यहाँ पे दायर किए जाएंगे। अदालत ने सुझाव दिया कि अख्तर मामले में शिकायत करते हैं कि सरकारी वकील के कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। एडवोकेट जय भारद्वाज के माध्यम से दायर अख्तर की हस्तक्षेप याचिका में कहा गया है कि अदालत द्वारा रखी गई क्वेरी में अनिवार्य रूप से रनौत के वकील एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी को यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि रनौत के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और साथ ही रनौत ने अख्तर की शिकायत से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की, जिसमें अब तक जारी किए गए सभी आदेश और समन शामिल होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की अपीलीय पक्ष नियमों का हवाला देते हुए ग्रोवर ने प्रस्तुत किया कि रनौत द्वारा दायर अपील एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष होगी और न कि खंडपीठ के समक्ष। तदनुसार अदालत ने सिद्दीकी को उपयुक्त पीठ से संपर्क करने के निर्देश दिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में तक, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.